एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो बेटा आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 20 से पहले बेटा हमने लेक्चर नंबर 19 में, आपको पता है, हमने सॉल्ट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो सॉल्ट्स में हमने ये देखा था कि सॉल्ट्स हैं क्या, व्हाट आर सॉल्ट्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये डिस्कस किया था। उसमें एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन जो थी, और उसके साथ साथ हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड, सॉल्ट का नाम कैसे लिखते हैं, और उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यकीनन आपने वो याद किया होगा। तो बेटा आज हमने ये देखना है कि सॉल्ट्स को अगर हमने प्रिपेयर करना हो, हाउ विल वी प्रिपेयर सॉल्ट्स, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आज का हमारा जो है मेन टॉपिक है। कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना है हमने, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि बेटा जो सॉल्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के कैसे होते हैं? इसकी जो प्रिपरेशन है वो दो तरह से हो सकती है। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जो हम सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे या तो वो सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मीन जब हम बात करते हैं वाटर की बात करते हैं कि वाटर सॉल्युबल, या तो सॉल्ट्स हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। और नंबर 2, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, या सिंपल मैं इसको इनसॉल्युबल लिख देता हूँ, यानी या तो वो वाटर सॉल्युबल होंगे या फिर वाटर इनसॉल्युबल। तो ये नाम से जाहिर है, जो सॉल्ट्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो उनको वाटर सॉल्युबल कह देते हैं। और जो डिज़ोल्व नहीं होते, डिज़ोल्व करने के बाद भी उनके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल चीज़ें नीचे बैठ जाएं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इनसॉल्युबल है। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स से पहले हमें देखना होता है कि हमने वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करने हैं या इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करने हैं। यानी उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो बेस है, वो डिपेंड करती है किस पे? सॉल्युबिलिटी पे। यानी सॉल्युबल है वो चीज़ या इनसॉल्युबल, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, या MCQs भी आ सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन सॉल्युबिलिटी, कि उसकी सॉल्युबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बेस पे, अगर वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अगर वाटर में सॉल्युबल है तो उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अगर वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो उसको उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। दोनों के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन के जो टोटल मेथड्स हैं ना, देयर आर 5 जनरल मेथड्स। जनरल मेथड्स 5 हैं। जनरल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, उसमें कितने मेथड्स हैं बेटा? 5। देयर आर 5 जनरल मेथड्स, 5 general methods for the preparation of salts। सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के टोटल जो जनरल मेथड्स हैं वो 5 हैं। ये भी MCQs आ सकता है, ठीक है। तो 5 में से अब टोटल हो गए 5 में से जो 4 मेथड्स हैं ना, 4 मेथड्स
ये होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, 4 मेथड्स, टोटल 5 मेथड्स हैं। 5 में से 4 मेथड्स वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, बाकी बचेगा एक मेथड। जो एक मेथड बचेगा, ओनली 1 मेथड, ये किसके लिए होगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, यानी आपको पता हो कि टोटल हमारे पास जो मेथड्स हैं, देयर आर 5 जनरल मेथड्स, उनमें से 4 सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हैं और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए हैं। तो हम सॉल्युबल सॉल्ट्स के मेथड भी डिस्कस करेंगे और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के मेथड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनते हैं बेटा। ठीक है, ये अपने ख्याल करना है, ध्यान में रखना है जी। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल 2 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करने लगे हैं अभी जी। तो स्टूडेंट्स, आपका पेज नंबर है 39। टेक्स्ट बुक सबके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 आपके पास होना चाहिए और पेन भी सबके पास होना चाहिए जी। तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अक्सर बेटा कि एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। वहाँ पर लिखा होता है एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स। बेटा हैं ही 4 मेथड्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स के मेथड अभी हमने डिस्कस किए हैं ही 4। तो वो कहता है कि एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स, तो हैं ही 4 जब, तो आपने 4 मेथड ही लिखने होते हैं। कभी कभी ऐसा भी लिख देता है एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, वहाँ पर लिखा हुआ है हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन की सेंस वो किसी तरीके से भी चेंज कर सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये देखना है कि वो प्रिपरेशन किसकी पूछ रहा है, सॉल्युबल की पूछ रहा है या इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की पूछ रहा है। तो देयर आर 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो वो 4 मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको पता होना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ जी, अब बेटा 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? ये वो मेथड्स हैं जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं। हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, वही एसिड के रिएक्शन हैं सारे, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर थोड़े बहुत एक आधा चेंज है, बाकी सेम। वहाँ पर हमने हर रिएक्शन में 2-2 इक्वेशंस पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर एक एक इक्वेशन लिखनी है आपने। आपके लिए बहुत ही आसान है ये जी। तो बेटा मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स में आपने लिखना है कि देयर आर 4 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब उनको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। अब कैसे? ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ऑफनली प्रिपेयर्ड इन वाटर, वो वाटर में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बना के रिएक्शन से पहले हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं डिफरेंट चीज़ों का, उनको मिक्स करके फिर बनाते हैं। कौन कौन सी चीज़ों का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जी। पहला मेथड मैंने लिखा है यहाँ पर ए। पहला मेथड बेटा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। बेटा आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, आपको याद होगा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का सबसे पहला रिएक्शन आपको याद होगा। ठीक है, यानी आपने उसी का रिएक्शन लिखना है। अब आप कोई भी मेटल लिख दें और एसिड लिख दें, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। पहले एसिड लिख देते हैं जी। एसिड चले मैं लिख देता हूँ बेटा आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब एसिड के बाद एंड अ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करा दें। मेटल कौन सा? यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ आपके पास लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl एसिड है।
इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा, आपको पहले पता है कि जब इस किस्म का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सॉल्ट बनेगा किसका, मैग्नीशियम का। सॉल्ट हमेशा मेटल का होता है। अब मैग्नीशियम अपने क्लोराइड बनाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, MgCl2। कैसे पता चला, ये दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको पता ना हो कि फार्मूला क्या बनेगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 2+। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। जब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, ये देखें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, Mg1 तो लिखा नहीं जाता, Cl के साथ क्या आ जाएगा, 2। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो आपने ये लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसके साथ कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला आपको पता है H2, यहाँ पर H2 के साथ एरो भी बना दें। वैसे एरो ना भी बनाए कोई इशू नहीं होता, लेकिन बना देना बेहतर होता है, ठीक है। हाँ, तो बैलेंस करते हैं अब इसको। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1, क्लोरीन यहाँ पर 2, यहाँ पर क्लोरीन 1। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएं। जब यहाँ 2 लगाएंगे, अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी तो 2 है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखें HCl ये क्या था, एसिड। यहाँ पर आप लिख दें अब नीचे, एसिड प्लस किसके साथ रिएक्शन कराया हमने, मैग्नीशियम क्या था, मेटल। मेटल, जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हुआ क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट। आप लिखेंगे ये सॉल्ट है, प्लस H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आप लिख देंगे दिस इज हाइड्रोजन गैस। अब आपकी बुक में क्या किया हुआ है, ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, समझाने के लिए। पहले रिएक्शन लिख दिया है, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले लिख दें बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है। मैंने समझाने के लिए पहले इक्वेशन लिखी है, बाद में स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस किस्म के रिएक्शन को बेटा नाम, एक और नाम भी दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। जी, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, वो कहता है यहां पर डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन मेटल के साथ डिस्प्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। यानी यहां पर कितने हाइड्रोजन थे, टोटल 2। मैग्नीशियम ने दोनों हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह खुद आ गया, ठीक है। तो वो कहता है कि हाइड्रोजन आयन डायरेक्ट मेटल से डिस्प्लेस होते हैं, मेटल उसको रिप्लेस कर देता है। मेटल उसको हटाकर जितने भी हाइड्रोजन लगे हों सबको हटाकर उसकी जगह मेटल खुद आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो साथ इसकी फिजिकल स्टेट्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो हम बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसके साथ लिखा होता है AQ। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल आपको पता है सॉलिड होते हैं, इसके साथ लिखा होता है S जहां भी लिखा हो सॉलिड। मैग्नीशियम क्लोराइड आपको पता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास अब क्या बनेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन ही बनेगा। क्यों, यहाँ पर एक्वस के साथ रिएक्शन हुआ था। और हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ स्मॉल g लिखा होता है, स्मॉल g गैस, स्मॉल l लिक्विड, AQ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिखा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ बन गई। ये हमारे पास जो सॉल्ट बना है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए मैंने साथ AQ लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो उसके बाद ये इसी तरीके से सॉल्ट बन गया। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, ये भी बस आना है बेटा। वो कहता है जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो समझ जाएं कि वो जो सॉल्ट बनेगा वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो इसका नाम भी हमने, इसका दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था, जैसे उसका नाम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कह दिया, ठीक है, कि मेटल डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाता है उसकी जगह। इसका, इस रिएक्शन का नाम भी एक था बेटा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ठीक है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। तो ये तो बेटा कॉमन आपने पढ़ा है, आपको ये पता है कि जब भी एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ, बेस के साथ, ये स्टेटमेंट भी साथ लिखना है आपने बेटा, बताना है पहले कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेटा दो ही चीज़ें बनती थी, कौन कौन सी, सॉल्ट प्लस वाटर, salt and water is formed, this process is called neutralization reaction। अब एसिड कोई भी लिख दें यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन की एक इक्वेशन जो मैंने बताई थी कि हमेशा वही लिखा करें, और है भी इजी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन लिखा करें आप सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, NaOH, ठीक है, HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस। जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ तो कॉमन सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, प्लस वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, और दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जी, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है बेटा, ये सारे पहले वाले रिएक्शन है, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। नंबर 3 सी पॉइंट, बाय द, तीसरा मेथड है जी, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेटल के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और मेटल्स के हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ये सारे के सारे अल्कलीज होते हैं, यानी बेस होते हैं ये। तो वहाँ पर तो हमने ये रिएक्शन और जो मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, आपने वहाँ पर पढ़ा था पेज नंबर 28 पे, देखें ज़रा पेज नंबर 28 पे टेक्स्ट बुक, वहाँ पर देखें, वहाँ पर ये रिएक्शन भी था और मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन भी था। यहाँ पे वो दो रिएक्शन अलग अलग बता दिए हैं, एक रिएक्शन को अलग, एक इक्वेशन अलग, दूसरी अलग, ठीक है। चले हम इसको डिस्कस करते हैं। हम बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, एक एसिड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए। चलें जी, अब एसिड कौन सा यूज़ करेंगे जी, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमने रिएक्शन पहले पढ़ा था, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जब भी एसिड का रिएक्शन होगा किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। बेटा आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेस होते हैं, यानी एक किस्म का ये एसिड है और ये बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सेम हेयर, इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं, कहते हैं। यहाँ पर बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। अब रिएक्शन लिख दें, एसिड कौन सा यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम कौन सा एसिड यूज़ करते थे, पेज नंबर 28 पे वही रिएक्शन लिख दो बेशक। वहाँ पर हम एसिड यूज़ करते थे बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे क्योंकि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात हो रही है ना, एक्वस सॉल्यूशन होगा। प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, वहाँ पर कौन सा यूज़ किया था, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जी। जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट किसका बनेगा, कॉपर का बनेगा, क्योंकि कॉपर मेटल है, कॉपर अपने सल्फेट बनाएगा CuSO4, ये कॉपर सल्फेट बन गया। और उसके बाद वाटर H2O, वाटर का फार्मूला होता है H2O। बेटा वाटर आपको पता भी होना चाहिए, वाटर का केमिकल नेम क्या है, H2O। हम तो बोल तो देते हैं कि ये वाटर है, लेकिन इसका भी नेम है, अपना केमिकल नेम है। इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये वाटर का केमिकल नेम है। हमसे कोई पूछता है वाटर का फार्मूला बताओ, हम कहते हैं H2O, ठीक है। वो कहते हैं कि इसका नाम क्या है, H2O का नाम क्या है, हम कहते हैं वाटर। वाटर तो इसका कॉमन नेम है ना, लेकिन
इसका केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लें। हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर को बोलते हैं। अच्छा जी, अब कॉपर सल्फेट सॉल्ट है और वाटर क्या है? लिक्विड। इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट्स लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, इसके साथ AQ लिखा होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, ये आपके पास क्या है? मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। आपकी बुक में भी गालिबन यही चीज़ लिखी हुई है, ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपको लिखना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे आप। कॉपर ऑक्साइड है, ये भी, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ही बनाएंगे। और कॉपर सल्फेट अब क्या बन जाएगा आपके पास? सॉल्ट, लेकिन किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। और वाटर क्या है? लिक्विड, इसके साथ स्मॉल l लिखा होता है। सेम हेयर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप लिख दें एक्वस, इसके साथ भी लिख दें एक्वस, NaCl के साथ भी लिख दें एक्वस, और वाटर के साथ क्या आएगा? स्मॉल l लिक्विड। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास बेटा एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड का भी रिएक्शन हो गया। इसका नाम भी देखा जाए तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है जी, लास्ट रिएक्शन है इसका, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। बेटा याद होगा आपको, हमने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सेम वही चीज़ें इधर हैं, लेकिन यहाँ पर बाइकार्बोनेट की बात नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट की बात करनी है। क्यों? क्योंकि कुछ बाइकार्बोनेट ऐसे हैं कि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो इनसॉल्युबल होते हैं। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट की बात की गई है, क्योंकि कुछ बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं भी होते। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे बल्कि होते हैं बाइकार्बोनेट्स जो कि सॉल्युबल नहीं होते, चंद एक सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए जो कार्बोनेट्स हैं ना, उनसे हम वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं जी। अब कार्बोनेट्स बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड, जब एसिड का रिएक्शन हम लिखेंगे, यहाँ पर बताना है आपने, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स, जब एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा? कार्बोनेट्स के साथ होगा, तो क्या बनेगा? आपको पता है बेटा, जब एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते थे तो तीन चीज़ें बनती थी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर भी सेम वही बात याद रखनी है, ये भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ चुके हैं। तो क्या बनेगा? तीन चीज़ें बनेंगी बेटा अब यहाँ पे, नंबर 1 सॉल्ट, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये बनेगी। अब यहाँ पर लिखते जाएं रिएक्शन, एसिड लिख दें, कौन सा एसिड? चलिए हम एसिड कोई डिफरेंट लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर लिख दिए हैं। अब नाइट्रिक एसिड लिख देता हूँ मैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसका रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करा देते हैं। बेटा कार्बोनेट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बहुत सारे कार्बोनेट्स हैं। तो किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। मेटेलिक होते हैं ना कार्बोनेट्स, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से। चलें नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करा देता हूँ, Na2CO3 जी। जब ये रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ नाइट्रिक एसिड का, तीन चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम का। सोडियम अपने क्या बनाएगा? नाइट्रेट। सोडियम अपने क्या बनाएगा? नाइट्रेट। लेकिन सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है, NaNO3। उसके बाद सॉल्ट बन गया, सॉल्ट के बाद क्या बनेगा? वाटर। यहाँ पर लिख देना है आपने, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O प्लस। तीसरी चीज़ कौन सी बनेगी? कौन सी गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस स्केप आउट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके साथ एरो भी बेशक बना दें हम।
ना भी बनाएं कोई इशू नहीं है। अब इनके एक्वस सॉल्यूशन बैलेंस करें पहले। वैसे एक्वस सॉल्यूशन यूज़ किए थे हमने इनके, नाइट्रिक एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन था, सोडियम कार्बोनेट का भी एक्वस सॉल्यूशन था। अब जो सॉल्ट बनेगा ये भी क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा। वाटर के साथ स्मॉल एल लिखेंगे, ये लिक्विड है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्मॉल जी लिखेंगे, ये क्या है, गैस है जी। अब बैलेंस करते हैं इसको, इक्वेशन को जी। सोडियम यहाँ पर देखें बेटा कितने हैं, 2। यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 1। बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे सोडियम के साथ, सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन NO3 नाइट्रेट कितने हैं यहाँ पर, वो 2 हो गए। यानी सोडियम को हमने बैलेंस किया तो नाइट्रेट क्या हो गए, 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर देखें NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट आयन या नाइट्रेट। NO3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर NO3 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो। जब वहाँ पर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं। अब ऑक्सीजन काउंट करें, 2 3 6 इधर हैं और 3 इधर हैं, कितने हो गए, 9। यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 9। इधर काउंट करते हैं, 2 3 6 एंड 1 7 एंड 2 9, बैलेंस है। कार्बन भी इधर 1 है, इधर भी 1 है, सारी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस। तो आप कह सकते हैं कि ये जितने भी हमने सॉल्ट बनाए हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं। लेकिन किस हालत में मिलते हैं आपको, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलते हैं। तो जब एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलते हैं, हम इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कौन से मेथड से हम इनको रिकवर करते हैं। सॉल्ट तो बन गया लेकिन वाटर में है, वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, उसको रिकवर कैसे करते हैं। आपको पता है सॉल्युबल सॉल्ट्स को रिकवर करने के लिए हम इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये जो सॉल्ट्स हमने बनाए हैं कि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स बन तो गए। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब एक्वस सॉल्यूशन है, जब एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है वाटर में है। ये एक्वस मीन वाटर होता है, यानी वाटर में इनका सॉल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व हो चुके हैं। अब इनको कैसे रिकवर करें, तो ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड। यहाँ पर ये जी, अब उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ में भी है, एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। तो टेस्ट योर सेल्फ में भी है, एक्सरसाइज में भी, यानी वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में, हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। क्यों, सॉल्युबल सॉल्ट्स तो वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन हम इनको वहाँ से सेपरेट कैसे करेंगे, वाटर को अलग करना है और सॉल्ट को अलग। तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है, वाटर को अलग करना है, सॉल्ट को, क्रिस्टल्स को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, यानी कि उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन। आप लिखेंगे इसका आंसर, सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड from water by evaporation or crystallization, ठीक है, यानी इवेपोरेशन से या क्रिस्टलाइजेशन से। वैसे जब हम इवेपोरेशन करेंगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। जब सॉल्ट के क्रिस्टल, सॉल्ट होते ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, आपको पता है। तो ये बात बताना लाजमी थी। क्वेश्चन क्या था, हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। तो आंसर में सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन, एक मेथड ये है, और क्रिस्टलाइजेशन ये यहाँ।
ये बात आप लिखेंगे तो इस तरीके से हम उनको सेपरेट भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्ट्स आ जाएंगे। तो ये आई थिंक आपके टेस्ट योर सेल्फ में नहीं है ये क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर दिया है, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। वो जैसे ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, अब सॉल्युबल सॉल्ट्स की तो कहानी ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की, कि सॉल्युबल सॉल्ट्स के तो 4 मेथड थे, हमने डिस्कस कर लिए। वो 4 मेथड कौन कौन से थे? एक था डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक था न्यूट्रलाइजेशन, एक था एसिड का रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, एक था एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स तो बन गए और रिकवर भी हो गए, हमने उनको रिकवर भी कर लिया, सेपरेट भी कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का टॉपिक आता है जी। अब मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ, हाउ आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड, यानी इसकी मैं हेडिंग लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स तो हमने बना लिए, अब हम अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करने हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जी। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है बेटा। कैसे? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स यूज़ करने हैं, कि कोई से 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको आप कोई से 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स अगर मिक्स कर दें तो उससे आप इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। यानी कैसे, पहले तो मैं आपको तरीकाकार समझा दूं। हाउ आर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। अब आपने बताना है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को जब भी हम प्रिपेयर करेंगे कैसे प्रिपेयर करेंगे। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स। सबसे पहली बात कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई से 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल बनाने का तरीका है, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स होने चाहिए। अब 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स वाटर में मिक्स करके एक्वस सॉल्यूशन बना के उन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, यानी 2 सॉल्ट्स लेकर सॉल्युबल होने चाहिए, उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे। जब 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आ जाएंगे उनको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। व्हेन 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, मिक्सिंग से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जब मिक्स होंगे, मिक्स के दौरान केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, इस मिक्सिंग के दौरान जो 2 सॉल्ट्स हैं ना वो अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी मेटालिक आयन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। मेटालिक आयन्स आर एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे, 2 सॉल्युबल सॉल्ट है ना, नाम दे देता हूँ, एक को फर्स्ट 1 बोल दिया, दूसरे को 2 बोल दिया। तो जो 1 के मेटालिक आयन होंगे ना वो 2 के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, और जो 2 के मेटालिक आयन होंगे वो 1 के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। यानी मेटल आयन आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज, वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं। यानी 2 सॉल्युबल सॉल्ट थे, एक में सोडियम था फॉर एग्जांपल, एक में पोटाशियम था, या एक में सोडियम था एक में सिल्वर था, एक में सोडियम था एक में जिंक था, एक में सोडियम था एक में कॉपर था, कोई भी था। तो जब वो क्या होगा, एक में सोडियम है एक में कॉपर है, जब रिएक्शन होगा तो सोडियम की जगह कॉपर आ जाएगा, कॉपर की जगह सोडियम चला जाएगा, यानी इस तरह एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट। तो मेटालिक आयन आर एक्सचेंज, जब ये मेटालिक आयन एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्या होगा, अब सॉल्ट तो बन जाएंगे, 2 नए सॉल्ट बन जाएंगे। यानी 2 सॉल्ट को मिक्स किया, मेटालिक आयन जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो उससे फिर हमें कितने सॉल्ट्स मिलेंगे, 2 न्यू सॉल्ट्स। अब नए सॉल्ट बन जाएंगे क्योंकि आयन एक्सचेंज हो गए हैं। जिसके जो पहले सोडियम का सॉल्ट था अब वो कॉपर का बन गया है, जो पहले कॉपर का था अब वो सोडियम का बन गया है, यानी एक्सचेंज हो गए हैं। तो क्या होगा, 2 न्यू सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, 2 नए सॉल्ट बनते हैं। अब इन 2 सॉल्ट्स में से 2 सॉल्ट बने हैं ना, एक सॉल्ट सॉल्युबल होता है, फिर यानी उसमें से फिर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा एक,
जो कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, AQ साथ लिखेंगे। जो दूसरा सॉल्ट होगा ना वो इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल यानी ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा। एस का मतलब सॉलिड है, सॉल्युबल नहीं है, ख्याल करना जी। अब मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनते हैं। बेटा व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, जब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम मिक्स करते हैं, इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे? इस रिएक्शन के दौरान जो मेटेलिक आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, अपने आप को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। मेटल आयंस या मेटेलिक आयंस जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। जब मेटेलिक आयन एक्सचेंज होंगे तो दो नए सॉल्ट बन जाएंगे। यानी स्टार्टिंग में भी हमारे पास 2 ही सॉल्ट्स थे, उन 2 सॉल्ट्स को मिक्स करने के दौरान फिर 2 नए सॉल्ट बन गए, क्योंकि आयन एक्सचेंज हो गए हैं। जो सोडियम का सॉल्ट था अब वो पोटाशियम का बन गया, जो पोटाशियम का था वो सोडियम का बन गया, जो सोडियम का था वो कॉपर का बन गया, जो कॉपर का था वो सोडियम, जो भी थे 2 नए सॉल्ट बन गए। अब जो 2 नए सॉल्ट बने हैं उनमें से एक सॉल्ट सॉल्युबल होगा, एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा। तो हमें तो इनसॉल्युबल चाहिए होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सॉल्युबल को इनसॉल्युबल से कैसे सेपरेट करेंगे, फिर हम दोनों उसको फिल्टर कर लेंगे। जब फिल्ट्रेशन करेंगे जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, और जो इनसॉल्युबल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में रह जाएगा, हम उनको सेपरेट कर लेंगे, राइट। तो अब इसके रिएक्शन समझाता हूँ। असल बात रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको समझ आएगा कि इसका मेथड क्या होता है, ठीक है जी। इसके सिर्फ 2 ही रिएक्शन है, तो बेटा हम वो पढ़ेंगे बस जी। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, मैंने आपको बताया कि इनको प्रिपेयर करने के लिए पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 सॉल्युबल सॉल्ट। चलें जी, मेरे माइंड में जो सॉल्युबल सॉल्ट्स आते हैं मैं वो लिखता हूँ। सबसे पहला सॉल्युबल सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। ये सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में जी। ये दूसरा, इसका रिएक्शन कराते हैं, ये भी सॉल्युबल सॉल्ट है। एक और सॉल्युबल सॉल्ट दैट इज, आपको पता है बेटा, सोडियम क्लोराइड, NaCl आपको पता है वाटर में सॉल्युबल है, दोनों सॉल्युबल हैं, इसीलिए इनके साथ AQ लाजमी लिखेंगे हम, एक्वस। बेटा इसमें लाजमी बताना है, इन सॉल्युबल सॉल्ट्स में ये साथ लिखना है AQ, एक्वस जी। दोनों एक्वस सॉल्यूशन हैं, दोनों वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज, पहले बता दिया है मैंने। यानी ये 2 आयन हैं, मेटेलिक आयन एक्सचेंज होंगे। कैसे, सिल्वर है, इधर से मेटल, इधर से कौन सा मेटल है, सोडियम, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सोडियम की जगह सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो पहले आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी पहले लिख दें। तो क्या करें, आपके पास बेटा अब सिल्वर की जगह क्या आ जाएगा, सोडियम, मेटल एक्सचेंज होंगे, तो Ag की जगह Na आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिप्लेस हो गया, सोडियम इज रिप्लेस्ड विद सिल्वर, ये, एंड सिल्वर इज रिप्लेस्ड विद सोडियम, ठीक है। सोडियम की जगह सिल्वर, सिल्वर की जगह सोडियम जी। तो Ag की जगह Na आ गया और Na की जगह Ag आ जाएगा, यानी सिल्वर आ जाएगा इसकी जगह, Ag साथ क्या आ जाएगा, Cl, सिल्वर क्लोराइड। ये मैंने समझाने के लिए एरो बनाए थे आपको, राइट, कि मेटल आपस में एक्सचेंज हो गए जी। अब ये 2 सॉल्ट बन गए, बात तो ठीक है। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया, आयन जब एक्सचेंज हुए तो 2 नए सॉल्ट बन गए। अब इनमें से एक सॉल्युबल होगा और एक क्या होगा, इनसॉल्युबल। तो पता कैसे चलेगा कि सॉल्युबल कौन सा है और इनसॉल्युबल कौन सा है। बेटा एक बात याद रखिएगा, सोडियम के सॉल्ट्स जितने भी हैं सोडियम के सॉल्ट्स सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। आपको इस तरह याद रखना चाहिए, ऑल सोडियम सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। अब यहाँ पर सोडियम का सॉल्ट कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 का नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। AgCl का नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें सोडियम नाइट्रेट जो है ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल के साथ हम लिखते हैं AQ। सोडियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं।
बाकी बचा दूसरा, जो दूसरा होगा अंडरस्टूड सी बात है, वो क्या होगा, इनसॉल्युबल। सिल्वर क्लोराइड के साथ आपने स्मॉल s लिख देना है। ये सॉलिड है, इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है छोटा छोटा कचरा बन जाता है, इनसॉल्युबल चीज़ें होकर नीचे बैठ जाती हैं। मैंने आपको बताया था जैसे हम दही से लस्सी बनाते हैं ना, अगर लस्सी थोड़ी देर के लिए गिलास रख देते हैं तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो सारे के सारे जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना वो इनसॉल्युबल होते हैं ना, वो प्रेसिपिटेट भी उसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड इसीलिए एस लिखा है सॉलिड। तो एक सॉल्युबल सॉल्ट बन गया और एक क्या बन गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया। तो बेशक आप उसके साथ लिख भी दें कि इनमें से ये जो सोडियम नाइट्रेट है दिस इज सॉल्युबल, और सिल्वर क्लोराइड ये क्या है, इनसॉल्युबल। इसीलिए साथ हमने क्या लिखा है, एस लिखा है। राइट, आखिरी इक्वेशन है हमारी। एक इक्वेशन तो मैंने लिख दी, अब दूसरी इक्वेशन भी लिख देते हैं जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे लिखना है इसको। तो अब दो चीज़ों को रिजॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन आपके पास जो बुक में है मैं भी वही लिखूंगा। उन्होंने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया है कॉपर सल्फेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी वाटर में सॉल्युबल है बेटा। कॉपर सल्फेट नंबर 2, कॉपर सल्फेट के बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यानी सोडियम का एक सॉल्ट लाजमी यूज़ होगा। सोडियम के सॉल्ट सारे सॉल्युबल होते हैं ना वाटर में, एक सोडियम का लाजमी होगा। एक सोडियम का सॉल्ट यूज़ करना है और एक हैवी मेटल का। सिल्वर भी हैवी मेटल है, कॉपर भी हैवी मेटल है, दोनों सॉल्युबल हैं वाटर में। कैसे, कॉपर सल्फेट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट भी डिज़ोल्व हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा सेम वही चीज़, आयन क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। जब आयन एक्सचेंज होंगे क्या होगा, कॉपर की जगह Na2 सोडियम आ जाएगा और Na2 की जगह कॉपर आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया जैसे। अब Cu की जगह Na2 लगा दें इसकी जगह, यानी ये ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट प्लस। अब मैंने बताया कॉपर को कहाँ ले जाएंगे हम, सोडियम की जगह पे, Na2 की जगह Cu आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर CuCO3, इसका नाम बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। क्लियर, अच्छा जी। तो अब इसमें एक सॉल्युबल होगा और एक क्या होगा, इनसॉल्युबल। मैंने आपको जैसे बताया है सोडियम के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल, इसके साथ एक क्यू लगाएंगे। बाकी बचा दूसरा हैवी मेटल का। जो हैवी मेटल का सॉल्ट होता है वो क्या हो जाएगा अब, इनसॉल्युबल। वो सॉलिड बन के, प्रेसिपिटेट बन के, सॉलिडिफाई होके नीचे बैठ जाएगा। फिर हम उनको बाद में क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, तो ये था बेटा। इनमें भी एक सॉल्युबल है और एक क्या है, इनसॉल्युबल। जो सोडियम का सॉल्ट है ये वाला, ये सॉल्युबल है। जो कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट, ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। तो ये बेटा था तरीकाकार इनका कि व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड मेटेलिक आयंस आर एक्सचेंज्ड। मेटेलिक आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, टू न्यू सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, दो नए सॉल्ट बन जाते हैं। वन ऑफ देम इज वाटर सॉल्युबल एंड द अदर वन इज इनसॉल्युबल। एक सॉल्युबल बनता है और एक इनसॉल्युबल। और उसकी एग्जांपल्स हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस की हैं कि दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया, उससे एक सॉल्युबल बना और एक इनसॉल्युबल। सेम इन सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी आज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था बेटा हमारा आज का इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक जिसको हमने आज डिस्कस किया है। यकीनन आप लोगों को समझ आया होगा। आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार इक्वेशंस लिखनी है और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।